हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रिक इंजीनियर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने टॉप 25 मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के, वो लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। देखो दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन दूंगा। उस 4 ऑप्शन में से आपको आपका जो सही आंसर आपको लग रहा है वो आपको चूज करना होगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा और वो आंसर क्यों सही है उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आइए शुरू करते हैं टॉप 25 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। So, in the polytropic process, PV raised to n equals to constant. If n is equal to infinity, the process is called. दोस्तों, ऑप्शन ए आइसोकोरिक, ऑप्शन बी आइसोबेरिक, सी आइसोथर्मल, डी एडियाबैटिक। सो दोस्तों, आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि जब PV रेस टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा और उस इक्वेशन में हम n इज इक्वल टू इंफिनिटी रखेंगे तो कौन सी प्रोसेस हमें मिलेगी? ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस का दूसरा नाम अगर आपको पूछा जाए तो वो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबेरिक की बात करें तो आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और आखिरी जो है एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके अंदर हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है। थोड़ा और मैं आपको समझाऊंगा। पीवी रेस टू एन इक्वल्स टू कांस्टेंट है। उस इक्वेशन में अगर हमने एन एन जो है छोटा सा एन, उसको उसको इंडेक्स कहा जाता है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अगर उसकी वैल्यू 0 होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको इंफिनिटी दी है, लेकिन इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी की जगह एन इज इक्वल टू 0 होगा, तो जो आंसर होगा वो होगा आइसोबेरिक। क्योंकि जब एन इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम पीवी रेस टू एन में, तो हमें वी रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और अगर v इज इक्वल टू 0 1 हो गया तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। और प्रेशर कांस्टेंट कब होगा? तो वो होगा आइसोबेरिक प्रोसेस में। तो n इज इक्वल टू 0, तो आपका आंसर होगा आइसोबेरिक। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो pv इज इक्वल टू c हो जाएगा, राइट? क्योंकि v रेस टू n है तो n की जगह हम 1 रखेंगे। और ये pv इज इक्वल टू c किस लॉ का इक्वेशन है दोस्तों? राइट, वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा आइसोथर्मल, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो। ठीक है। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि v रेस टू इन्फिनिटी आता है और v कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट v हो जाए, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं, तो हमारी प्रोसेस जो होती है वो आइसोकोरिक कही जाएगी। और आपका सही आंसर है दोस्तों आइसोकोरिक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, विच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दोस्तों, ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाला, क्योंकि बहुत बार यहाँ से एमसीक्यू निकल चुके हैं। तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए है मैग्नेटाइजेशन, बी है काइनेटिक एनर्जी, सी है विस्कोसिटी और डी है इंटरनल एनर्जी। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बोल सकते हो, अगर नहीं पता तो देखते हैं इसका राइट आंसर। सही आंसर है विस्कोसिटी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वो सारी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं होती है। दोस्तों देखो, मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो आपके पास एक बड़ा सा मैग्नेट है और एक छोटा सा मैग्नेट है, तो दोनों की जो मैग्नेटाइजेशन पावर होगी, बट ऑब्वियसली दोस्तों क्या होगी? डिफरेंट होगी। बड़ा वाले की थोड़ी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन पावर होगी, छोटे वाले की कम होगी। तो देखो, वो क्या है? मास पे डिपेंड है। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी, एक बहुत ही जाड़ा बड़ा पतला जाड़ा आदमी है, वो बैठा होगा, और पतला आदमी है, तो दोनों की जो दौड़ने की स्पीड होगी वो भी कम, मतलब वेरी होगी, तो वो भी मास पे डिपेंड है। इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो हर एक आदमी के अंदर खुद की एक इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब वो मास पे डिपेंड है। तो एक ही बचा विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी कहते हैं चिपचिपाहट। जैसे कि कोई ऑयल है, ग्रीस है, तो ये सभी की चिपचिपाहट होती है। अब आप एक डब्बा भर के ऑयल लो या फिर एक चम्मच भर के ऑयल लो, दोनों की जो चिपचिपाहट है वो तो क्या रहेगी दोस्तों? सेम रहेगी। मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं है। तो ये विस्कोसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं है, दैट मींस इट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और बाकी की जो तीन है, मैग्नेटाइजेशन, काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, दोस्तों ये तीनों क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि मास पे डिपेंड होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड इज कॉल्ड। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, बी स्टिफनेस, सी टफनेस, डी ब्रिटलनेस। एक एक ऑप्शन को हम समझेंगे। सबसे पहले आप आपका आंसर दे दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं सही आंसर।
सही आंसर है इसका टफनेस। देखो दोस्तों, इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकली सोचेंगे, थोड़ी हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि मटेरियल, ठीक है, कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर सडनली कोई लोड आ जाता है। देखो इम्पैक्ट लोड मतलब क्या दोस्तों? सडनली कोई लोड आ जाता है, जैसे हमारे हाथ में कुछ पत्थर पड़ा है और हमने अचानक ही किसी के ऊपर फेंक दिया, तो मतलब एकदम अचानक जाके टकरा गया, तो वो इम्पैक्ट लोड कहा जाएगा, सडन लोड कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोड की वजह से जो फ्रैक्चर होता है उस फ्रैक्चर को रेजिस्ट कौन करता है, मतलब फ्रैक्चर ना हो उस फ्रैक्चर को रोकने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी मटेरियल के अंदर होता है, तो वो दूसरा होता है टफनेस। नहीं, हम कई बार यूज करते हैं कि ये बंदा तो बहुत टफ है। टफ है मतलब अचानक उसके ऊपर कोई भी परिस्थिति में कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वैसी कंडीशन में दोस्तों वो टफ रहता है, मतलब इम्पैक्ट लोड आता है तो वो उसको रेजिस्ट कर लेता है। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, जो हमारी पावर है उसे हम स्ट्रेंथ कहेंगे। स्टीफनेस मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कोई भी मटेरियल पे कोई भी लोड आएगा तो उस लोड को वो कितना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रेजिस्ट करता है, मतलब वो थोड़ा बहुत मुड़ भी जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत वो टिल्ट होगा, ऐसे मुड़ेगा, लेकिन टूटेगा नहीं, तो उसको हम कहेंगे स्टीफनेस। और जो ब्रिटलनेस है, ब्रिटलनेस कहा जाता है जो बिस्किट की तरह कोई भी मटेरियल टूट जाता है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी मटेरियल अगर आपको ऐसा दिखे जो बिस्किट की तरह टूट जाएगा, तो उसको कहेंगे ब्रिटलनेस। ठीक है, जैसे कि कोई आप ले सकते हो ग्रेफाइट, ठीक है, जो पेंसिल आती है तो पेंसिल को आप ऐसे मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, तो उसकी वो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है टफनेस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई ग्रेड एनर्जी। देखो दोस्तों, चार ऑप्शन है, चार में से कौन सी एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी है, आप बताइए। सही आंसर है वर्क। वर्क क्यों हाई ग्रेड एनर्जी है दोस्तों? हाई ग्रेड एनर्जी और दूसरी एक लो ग्रेड एनर्जी आती है। हाई ग्रेड एनर्जी मतलब क्या? ऐसी एनर्जी जिसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो सारी एनर्जी कहलाती है हाई ग्रेड एनर्जी। देखो एक्चुअली ऐसे पॉसिबल है नहीं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन है, उसमें हमें कहा गया है कि एनर्जी का एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन सेकंड लो है वो ये कहता है कि पूरा नहीं होता है, लेकिन हम कुछ अजम्पशन करके ले सकते हैं कि अगर कोई एनर्जी है जिसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम हाई ग्रेड एनर्जी कहेंगे, और जिस एनर्जी का पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा ही एक एनर्जी में से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लो ग्रेड एनर्जी। तो देखो दोस्तों, ये कैसे याद रखना है, जितनी भी थर्मल रिलेटेड है, मतलब जहां पे भी हीट या फिर टेम्परेचर आता है, वो सारी एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी कहलाएगी। देखो आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हो, हीट मतलब वहां पे हीट आ रही है, केमिकल एनर्जी मतलब वो कुछ बर्न होगा, ठीक है, जैसे फ्यूल में आप पेट्रोल ले लो तो बर्निंग होगा, मतलब वहां पे भी टेम्परेचर हीट आई, तो वो भी क्या है दोस्तों, लो ग्रेड एनर्जी है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको पूछा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क जो है, वर्क के अंदर कोई हीट या फिर कोई टेम्परेचर नहीं आ रहा है, और हम कुछ अजम्पशंस करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर सकते हैं, तो वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, which type of coupling used to connect shaft whose axes are parallel but not in one line। देखो शाफ्ट जो होती है ना, तो शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग यूज होता है, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ कपलिंग है, उस कपलिंग में से कौन सा कपलिंग ऐसा है जो ऐसी शाफ्ट को ज्वाइंट करता है जो जिसकी एक्सिस तो पैरेलल है लेकिन एक लाइन में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर बताइए। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ओल्डहाम कपलिंग। सो आप कंफ्यूज मत होना कि ये ओल्डहाम कपलिंग कैसे दो एक्सिस पैरेलल कैसे है, वो इनलाइन नहीं है। तो मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूँ, फिगर से ही आपको सीधा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो ये आप देख सकते हो ओल्डहाम कपलिंग की फिगर। ओल्डहाम कपलिंग की फिगर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये मेरा जो कर्सर है, ये एक शाफ्ट है जिसे हम ड्राइविंग शाफ्ट करेंगे, ये बीच वाला जो है वो ओल्डहाम कपलिंग है, और ये जो है, ठीक है, ये ड्रिवन शाफ्ट है। तो ये दोनों शाफ्ट की एक्सिस देखो आप, ठीक है, दोनों शाफ्ट की एक्सिस एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, लेकिन एक लाइन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, दोनों एक लाइन में नहीं है, तो हुज एक्सिस आर पैरेलल बट नॉट इन वन लाइन, तो आपका आंसर हो जाएगा ओल्डहाम कपलिंग। ठीक है, दूसरे कपलिंग भी बात कर देता हूं मैं आपके साथ। मफ कपलिंग है, ये मफ कपलिंग है, स्प्लिट मफ कपलिंग मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ मफ कपलिंग है। ये जनरली जो लाइट लोड होता है वहां पे यूज होता है। इस कपलिंग में कोई भी टाइप्स का ग्रीस का यूज नहीं होता है। ये जो है फ्लेक्सिबल कपलिंग है। फ्लेक्सिबल कपलिंग आप देखो बीच बीच में देख सकते हो थोड़ा स्प्रिंग जैसा रखा हुआ है। ये इस वजह से रखा जाता है कि कई बार जो शाफ्ट होती है उसके अंदर वाइब्रेशन इफेक्ट ज्यादा रहती है, और उसका जो मतलब इनलाइन मोशन होती है वो ज्यादा होती रहती है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए, उसको मतलब रिजोल्व करने के लिए ऐसे फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज होता है।
ठीक है। और लास्ट वाला है फ्लैंज कपलिंग। ये फ्लैंज कपलिंग दोस्तों क्यों क्यों यूज होता है? तो ऐसी कोई जो दो शाफ्ट होगी, ये एक और ये दूसरी नीचे वाली, तो ऐसी कोई शाफ्ट होगी जो एक दूसरे से एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है। तो वैसी शाफ्ट को जोड़ने के लिए फ्लैंज कपलिंग यूज करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Saturation temperature of steam increase, option A with decrease in pressure, B with increase in pressure, C unaffected by pressure, D none of the above। दोस्तों saturation temperature सबसे पहले क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आप आपका आंसर चूज कर सकते हो, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। तो दोस्तों सैचुरेशन टेम्परेचर सबसे पहले मैं बता देता हूं। सैचुरेशन टेम्परेचर, देखो ये सैचुरेशन वर्ड है, यहां से आपको याद रखना है सैचुरेशन। कई बार हम लेक्चर में बैठे होते हैं दोस्तों तो बोर हो जाते हैं, फैकल्टी पढ़ाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो हम क्या बोलते हैं, यार आज तो दिमाग सैचुरेट हो गया, ठीक है। दिमाग सैचुरेट हो गया, देखो आपका वर्ड जो है वो पिक करो, दिमाग सैचुरेट हो गया मतलब कि अभी जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगा वो आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, आपका दिमाग सैचुरेट हो गया है। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप लेक्चर में पढ़ रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा पढ़ते पढ़ते दोस्तों कि आपके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। फैकल्टी चाहे दोस्तों कितना भी अच्छा पढ़ाए, लेकिन आपका दिमाग सैचुरेट हो गया है, तो वहां से उस पॉइंट से अभी आगे कुछ भी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर। पानी के लिए भी हम ले सकते हैं, तो पानी के लिए जो है, ठीक है, तो पानी की बात करें तो पानी के लिए जो सैचुरेशन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर, मतलब पानी के ऊपर आप कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं रखोगे तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है उसे हम कहेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर। मतलब उस सैचुरेशन टेम्परेचर पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो पानी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको हमने हीट दी, शुरुआत की 0 डिग्री से, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे करते करते 100 डिग्री तक चले गए। जैसे ही 100 डिग्री पहुंच जाएगा टेम्परेचर, तो उस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अभी आगे आप जितना भी टेम्परेचर दोगे, वो जो पानी है वो क्या हो जाएगा, फिर सीधा स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो अब आगे हीट नहीं लेगा। तो ऐसे पॉइंट को कहेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, विथ इंक्रीज इन प्रेशर। हाँ दोस्तों, अगर पानी है और पानी के ऊपर आप कोई भी वेट रख दोगे और वेट रखने के बाद उसके ऊपर प्रेशराइज करोगे, तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जो विदाउट प्रेशर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके ऊपर आप कितना वेट रख रहे हो उसके हिसाब से उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। मतलब उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है वो भी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा विथ इंक्रीजिंग इन प्रेशर। मतलब आप उसके ऊपर जितना भी वेट ज्यादा रखोगे, ज्यादा वेट रखना मतलब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाना, तो जितना जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना उतना उसका सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर दोस्तों क्या होता है। चलो, तो ऑप्शन ए हीट ट्रांसफर होता है 0, वर्क ट्रांसफर 0 होता है, एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, एंथैल्पी चेंज इज 0। बहुत ही आसान इसका आंसर है। एडियाबेटिक में क्या है दोस्तों, हीट रिमेन कांस्टेंट, सो हीट ट्रांसफर है वो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द एक्सटर्नली फायर बॉयलर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों है कि जो नीचे जो बॉयलर के नाम लिखे हैं वो बॉयलर के नाम है, वहां 4 में से एक बॉयलर एक्सटर्नली फायर बॉयलर है, मतलब बाहर जो है उसका मतलब फायर जो हो रहा होगा वो बाहर होगा बॉयलर व्हीसल के। तो कौन सा बॉयलर है जो एक्सटर्नली फायर बॉयलर है, आपके आंसर आप बता सकते हो, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा आंसर। आंसर इज बैककॉक विलकॉक बॉयलर, ठीक है। तो देखो देखो दोस्तों, ये एक्सटर्नली और इंटरनली फायर बॉयलर होता क्या है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ सीधा। तो ये जो है बैककॉक विलकॉक्स है, ठीक है, जैसे हमारा आंसर ये था बैककॉक एंड विलकॉक्स, और वो क्या है एक्सटर्नली फायर बॉयलर। तो कैसे आइडेंटिफाई हुआ, देखो दोस्तों ये जो मेरा मैं कर्सर रख रहा हूँ ये है एक क्लोज विसल, ठीक है। और बॉयलर की डेफिनेशन क्या है कि एक क्लोज विसल होता है, उसके अंदर हम स्टीम जनरेट करते हैं, वो क्लोज विसल को कहते हैं बॉयलर, ठीक है। तो क्लोज विसल के अंदर अगर हम कुछ जला रहे हैं, ठीक है, क्लोज विसल के अंदर कुछ जला रहे हैं और स्टीम जनरेट कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इंटरनली फायर बॉयलर। लेकिन इस क्लोज विसल के देखो बाहर जल रहा है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जल रहा है, मतलब जो क्लोज विसल था, ठीक है, उसके बाहर जल रहा है, तो ऐसे बॉयलर को कहेंगे एक्सटर्नली फायर बॉयलर। तो ये बैककॉक विलकॉक्स बॉयलर की इमेज है और उसके अंदर आप देख सकते हो कि क्लोज विसल जो है, ठीक है, जो सिलिंड्रिकल विसल जिसे कहा जाता है, उस सिलिंड्रिकल विसल के बाहर जल रहा है, तो ये कहा जाएगा एक्सटर्नली फायर। ये इंटरनली फायर है, कोचरन बॉयलर की इमेज देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये जो एक सिलिंड्रिकल पूरा डॉम जैसा है, ये सिलिंड्रिकल जो विसल है उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे
जला रहे हैं, तो ये सिलेंडर के अंदर ही जल रहा है, तो इसे हम कहेंगे इंटरनली कंबशन इंजन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोटरी पंप? ठीक है, कौन सा पंप रोटरी पंप नहीं है? देखो रोटरी मतलब ऐसा कि जो मतलब जो रोटेट होता हो, घूम रहा हो, ठीक है, सर्कुलर मोशन में हो। तो सही ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों? एक्सियल पंप। देखो जैसे नाम है वैसे ही आपको पता चल गया, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। गियर पंप मतलब वो घूमता होगा, वैन पंप भी घूमता होगा, स्क्रू है तो स्क्रू भी आप घुमा के ही चढ़ाते हो, तो स्क्रू पंप भी वैसे ही घूम रहा होगा। एक्सियल पंप है, उसकी मोशन जो है वो एक्सिस एक्सिस के ऊपर होती होगी, तो ये है दिस इज नॉट अ रोटरी पंप। जो आपका सही आंसर है एक्सियल पंप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग? चलो ऑप्शन ए सुपर हीटर, बी एयर प्रीहीटर, सी इकोनोमाइजर, डी ब्लो ऑफ कॉक। देखो दोस्तों, सुपर हीटर और ये एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, ब्लो ऑफ कॉक में से कौन सी चीज माउंटिंग है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि माउंटिंग यानी कि क्या। माउंटिंग मतलब कि बॉयलर की ऐसी चीजें जो जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते, बिना माउंटिंग्स के आप बॉयलर चला नहीं सकते, ठीक है। और एसेसरीज दूसरी आती है। एसेसरीज का मतलब ये है कि बिना एसेसरीज के भी आप बॉयलर चला सकते हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट माउंटिंग है वो तो चाहिए ही, विदाउट माउंटिंग आप बॉयलर नहीं चला सकते। एसेसरीज अगर नहीं है तो ठीक है, और अगर आप लगाते हो तो वो आपके बॉयलर की इफिशिएंसी बढ़ाने में काम आएगी, ठीक है, उसके बिना भी आप चला सकते हो। तो ये जो चार है उनमें से एक माउंटिंग है, और वो क्या है दोस्तों? राइट, ब्लो ऑफ कॉक। ये जो कॉक है ये है आपका माउंटिंग्स। ये कहाँ पे लगता है? ये ब्लो ऑफ कॉक जो है वो बॉयलर के नीचे लगता है, और वो जो आपकी मर्ज और जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको निकालने के लिए यूज होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट यूज्ड इन आईसी इंजन टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन टू रोटरी मोशन ऑफ आउटपुट शाफ्ट? ठीक है, मतलब आईसी इंजन में वो कौन सा पार्ट है जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है? तो दोस्तों सही आंसर उसका है कनेक्टिंग रोड। कैसे आता है देखते हैं फिगर में। ये देखो, ये जो फिगर है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा कर्सर, ये जो मेरा कर्सर दिखा रहा है, ये ब्लू कलर का जो पार्ट है इसे कहते हैं कनेक्टिंग रोड, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आप देख सकते हो येलो कलर का एक पिस्टन है, तो ये पिस्टन है, उसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऐसे ऐसे होती होगी, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये ऊपर नीचे जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है उसको यहाँ पे आउटपुट पे ये रोटरी मोशन में कौन कन्वर्ट करता है दोस्तों? तो आप देख सकते हो ये ब्लू कलर का जो है जिसे हम कहेंगे कनेक्टिंग रोड, तो ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जो छोटी है सफेद कलर की पिन इसके हम कहते हैं गज्जन पिन। नीचे की ओर है ये कैम शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट भी इसे इधर पीछे की ओर रखी गई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फिगर पर से पता चल गया होगा कि कनेक्टिंग रोड क्या है और वो क्या करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज फाउंड टू अकर इन। सब्लिमेशन कहाँ पे दिखाई देता है? लिक्विड नाइट्रोजन में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर सॉलिड ऑक्सीजन में, या फिर एयर में, ठीक है। आपका सही आंसर बताइए दोस्तों। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब क्या कि सॉलिड में से सीधा गैस बन जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई प्रोसेस हो जहां पे सॉलिड से सीधा गैस बन रहा है तो उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो कौन सा ये पदार्थ है जहां पे ये सब्लिमेशन होता है? आपका सही आंसर क्या है दोस्तों? राइट, सॉलिड CO2, ठीक है। सॉलिड CO2 को हम जो बर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? बर्फ, ठीक है। CO2 का जो बर्फ होता है वो सॉलिड CO2 कहा जाता है। तो सबसे पहले सब्लिमेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि सीधा सॉलिड में से क्या होता है, गैस स्टेट में चला जाता है, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन इज ड्राई आइस। तो ये जो सॉलिड CO2 है उसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉलिड CO2 इज इक्वल टू ड्राई आइस। द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड sublimates and become a gas at room temperature. Other example include iodine, arsenic and naphthalene. चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर इनटू द बॉयलर इज कॉल्ड। कौन सा डिवाइस है जो पानी को मतलब पंप करने के लिए यूज होता है बॉयलर के अंदर, ठीक है। मतलब बॉयलर के अंदर पानी को डालने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? इकोनोमाइजर, फीड पंप, इंजेक्टर, या फिर एयर प्रीहीटर? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बट ऑब्वियसली फीड पंप। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच, ठीक है। अभी एक आगे क्वेश्चन आ गया कि भाई एडियाबैटिक में तो हीट कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार में से सही ऑप्शन क्या है? सबसे पहला नो हीट एंटर और लीव, सही है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस, सही है भाई, क्योंकि एडियाबैटिक में तो हीट कांस्टेंट होती है तो टेम्परेचर तो वेरी होगा ही। तीसरा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द मैकेनिकल वर्क डन, ये भी दोस्तों सही है। अगर आप इसका इक्वेशन देखोगे, डेरिवेशन जो जितने भी इक्वेशन है तो ये आपको मिलेगा। सो आपका सही आंसर दोस्तों क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबाउ। जितने भी ऑप्शन है वो सभी सही ऑप्शन है।
ठीक है। पेट्रोल इंजन वर्क ऑन सिस्टम, कौन से सिस्टम पे काम करता है? ऑप्शन ए आइदर स्पार्क और कंप्रेशन, मतलब दोनों पे चलता है, स्पार्क पे भी चलेगा कंप्रेशन पे भी चलेगा। बी स्पार्क इग्निशन, सी कंप्रेशन इग्निशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? राइट, स्पार्क इग्निशन। जो पेट्रोल इंजन होता है वो स्पार्क इग्निशन पे चलता है, जबकि जो डीजल इंजन आते हैं वो सारे कंप्रेशन इग्निशन पे चलते हैं। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp ऑफ एन आइडल गैस इज, ठीक है, Cp जो होता है वो क्या होता है? इक्वल टू इट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp लेस देन Cv, Cp ग्रेटर देन Cv, Cp इज इक्वल टू 2Cv। दोस्तों इसका सही आंसर है Cp इज ग्रेटर देन Cv। देखो हर ऑलवेज जो Cp होता है ना, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो Cv से ऑलवेज ज्यादा ही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन एन क्लोज्ड सिस्टम व्हाट ट्रांसफर, क्लोज सिस्टम में क्या ट्रांसफर होता है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेशन सिस्टम, ऐसे तीन सिस्टम होती है थर्मोडायनेमिक्स में। तो देखते हैं इसका सही आंसर दोस्तों। राइट, एनर्जी। ठीक है, देखो यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है वो सही आंसर है। ओपन सिस्टम में वहां पे मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है। और आइसोलेशन सिस्टम होता है उसमें नाइदर मास नॉर एनर्जी का ट्रांसफर, मतलब मास भी नहीं और एनर्जी दोनों में से किसी का भी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दोस्तों आर जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा? एम डिवाइडेड बाई आर, आर डिवाइडेड बाई एम, एम इंटू आर, या ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है। आर जीरो इज इक्वल टू एम इंटू आर, जहां पे एम क्या है दोस्तों? एम है मोलर मास और आर है गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर्म द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब कौन सी टर्म है, कौन सी प्रॉपर्टी को जीरोथ लॉ है वो इंडिकेट कर रहा है? तो ऑप्शन ए हीट एक्सचेंज, बी वर्क, सी प्रेशर, डी टेम्परेचर। सही आंसर इसका टेम्परेचर। ठीक है, जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट दोस्तों क्या है? व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर connected separately with third body C, if A and C is in a thermal equilibrium and B and C is in a thermal equilibrium, then A and B is also in a thermal equilibrium. So ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें किस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देती है या इंडिकेशन देता है? वो है टेम्परेचर की। वर्क इज कंसिडर पॉजिटिव व्हेन, ठीक है, जो वर्क होता है वो पॉजिटिव कब कहा जाता है? ए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बी वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर्स बनाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लो। बहुत ही आसान सी ट्रिक मैंने बताई कैसे ये आंसर का जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क कहा जाएगा नेगेटिव। विच वन इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी? चलो सबसे पहले जो हमने आगे एक क्वेश्चन देख लिया है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो ये भी कुछ इसी तरह से है। आई होप कि आप इसका आंसर आराम से दे सकोगे। देखो, प्रेशर, टोटल एनर्जी, टेम्परेचर और डेंसिटी, विच वन इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब विच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसा होगा। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर कौन सी प्रॉपर्टी नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी है वो मास पे डिपेंड है, और मास पे डिपेंड है इसलिए इसे कहा जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर ये वीडियो भी, अगर ये क्वेश्चन है इसमें आपको कोई भी दिक्कत है या कंफ्यूजन है, तो इसका भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसके अंदर काफी बढ़िया ट्रिक मैंने बताई है कि कैसे आइडेंटिफाई करें इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को। तो जाके दोस्तों वो वीडियो देख लो अगर आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो। द यूनिट ऑफ वर्क इज, काफी इजी है, न्यूटन इंटू मीटर, जूल, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों वर्क के ही यूनिट है, सो ऑल ऑफ द अबव। In a simple gear train having two gears, if driving gear rotates in clockwise direction, then driven gear rotates in, देखो दो गियर है। देखो जो गियर ट्रेन आती है ना, सिंपल गियर ट्रेन दोस्तों, तो तीन गियर होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि दो ही गियर है। तो दो गियर में एक गियर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो दूसरा गियर है उसके साथ वो कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा? आपका आंसर क्या है दोस्तों? चलो देखते हैं सही आंसर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो इसका इमेज में आपको दिखाते हूँ। देखो ये जो ड्राइव गियर है, मतलब ये ऐसे ऐसे घूमेगा,
यहाँ से ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके साथ अटैच जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। आप देख सकते हो, आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ये ऐसे ऐसे घूमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसके साथ ये यूं घुमा तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये यूं घूमेगा तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। पंप इज अ मशीन विच इज यूज टू, बहुत ही इजी इसका आंसर है। पंप किस लिए यूज करते हैं भाई, ठीक है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। चलो हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, अगर आपने देखा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं देखा तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, वहां पे कौन सी एनर्जी में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वहां पे, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर होती है, थर्मल एनर्जी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। तो देखो हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है, इसे कहा जाता है हाइड्रो पावर प्लांट। और यहाँ पे देखो ये पानी को मतलब जैसे डैम कहते हैं, तो डैम के अंदर पानी स्टोर होता है, उस पानी जो हाइट पे स्टोर होता है, देखो उसको जमीन लेवल से क्या होता है, थोड़ा सॉइल से उसकी हाइट होती है, और हाइट की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। और उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर टर्बाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो जो पानी से क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आज 25 क्वेश्चंस की डिस्कशन किया, एक्सप्लेनेशन के साथ किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि और भी ऐसे वीडियो में कौन से सब्जेक्ट पे बनाऊं, ठीक है, तो मैं वो बना के रखूंगा। सो थैंक्स फॉर दी वाचिंग द वीडियो, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।